अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। CVP, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। ICAP की बुक से देखें तो ये चैप्टर 14 है। अच्छा, इस चैप्टर को स्टूडेंट्स नॉर्मली मुश्किल रेट करते हैं और मुझे उसकी वजह ये लगती है कि वो चूँकि ये डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक एंड पे ही होता है। ये जितने अरसे से हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जितने सवाल किए हैं, ये शुरू में कराते तो आप उल्टियाँ करते करते कॉस्ट छोड़ गए होते। ये शुरू में नहीं हो सकती हैं चीज़ें। आप कॉस्ट बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे, फिर ये काम करने के काबिल होते हैं। तो चूँकि ये मोस्टली एंड पे होता है, अक्सर टीचर, मैं तो खैर कराते ही एंड पे हूँ, कुछ शुरू में भी करा देते हैं वैसे, तो चूँकि एंड पे होता है तो एंड पे स्टूडेंट्स के जज्बात डिफरेंट होते हैं। उस घबराहट की वजह से ज़्यादा रीज़न है इसको मुश्किल कहने का। वरना कोशिश तो मैं करूँगा कि बहुत स्ट्रक्चर्ड पढ़ा के चलूँ, तो बस हौसले से चलते रहें तो फिर उतना मुश्किल नहीं लगेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में मेन जो कॉन्सेप्ट है, वो मेन कॉन्सेप्ट ये है वॉल्यूम के सेल्स और टोटल कॉस्ट को अगर दो हिस्सों में बांट लें, वेरिएबल, फिक्स्ड, तो आंसर आ जाएगा प्रॉफिट। इन चीजों का लिंक है यूनिट्स के साथ, इसका लिंक नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड है। वो फिक्स्ड इसलिए होता है कि यूनिट से लिंक नहीं होता। तो प्रॉफिट का यूनिट से लिंक है उतना नहीं है जितना बाकियों वेरिएबल चीजों का, लेकिन प्रॉफिट का भी लिंक है। इन सब चीजों को, यानी प्रॉफिट को, कॉस्ट्स को यूनिट्स के साथ रिलेट करना कि रिलेशन है, थोड़ा है, ज्यादा है, ये सब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है। यानी कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट इस स्टडी का नाम है कि क्या इन चीजों का यूनिट से ताल्लुक है, नहीं है, थोड़ा ताल्लुक है, ज्यादा ताल्लुक है। खर्चों का, प्रॉफिट का यूनिट्स के साथ रिलेशनशिप पढ़ना मुख्तलिफ मकसद के लिए, ये CVP है। CVP के अंदर हमने इन चीज़ों का ऑपरेशन करना है कि सेल्स का, खर्चों का यूनिट्स के साथ ताल्लुक है, नहीं है, प्रॉफिट का यूनिट्स का ताल्लुक है या नहीं है। ये सारा रिलेशनशिप स्टडी करना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट कहलाता है, जिसमें स्टडी ही यही हो रहा है कि यूनिट्स कम होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, यूनिट्स ज़्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, यूनिट्स इतने ज़्यादा होंगे तो सेल्स क्या होगी, यूनिट्स इतने कम होंगे तो कॉस्ट पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। यूनिट्स, कॉस्ट और प्रॉफिट, इनका आपस में रिलेशनशिप स्टडी करना, ये CVP है। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये CVP के अंदर हमने इसी चीजों के दरमियान ही खेलना है। इस चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूले काम आएंगे और मैं लिखने को तो कुछ 7-8 फार्मूले लिख दूंगा, लेकिन वो मैं बस लिख रहा हूँ, असल में वो चीजें पहले बहुत बेसिक सी और आपको पता होंगी, मैं फिर भी लिख दूंगा। ये बात मैं फिर बता रहा हूं, जिस तरह वेरियंस के फार्मूले हैं ना, वो तो बुजुर्गों के बनाए हुए बाकायदा गिनती के 15-16 फार्मूले हैं। ये जो मैं अभी कुछ फार्मूले लिखूंगा, ये फार्मूले मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को कुछ फार्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं अगर 7 लिखूंगा तो कोई गिनती के 7 नहीं है, मैंने 15 भी बना सकता था। उनमें से 3 ऐसे होंगे जो आपको लगेगा ये तो छोटी सी बात है, इसमें बताने की क्या जरूरत थी। तो मैं ऐसे ही बस कुछ रिलेशनशिप फार्मूले की शक्ल में आपके सामने ला रहा हूं बस। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक फार्मूले काम आएंगे आपको, वो ला रहा हूं आपके सामने। जैसे टोटल कॉस्ट के 2 टुकड़े होंगे, या तो वो फिक्स्ड होगी या वेरिएबल होगी।
ये कोई बहुत मुश्किल नया फार्मूला लिखा मैंने, तो बस इसी तरह की कुछ रिलेशन लिखने मैंने। अच्छा, इसी को एक थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल में लिखता हूँ, ये कल बता चुका। टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट है प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसी को इस शक्ल में कर लिया। अगर मैं बात कर रहा हूं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की, तो टोटल फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अगर बात हो रही है टोटल सेलिंग कॉस्ट की, टोटल फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड। तो वो यूनिट्स प्रोड्यूस लेने हैं कि सोल्ड लेने हैं, वो आपकी अकल बता देगी आपको। ये कोई बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं? अरे ठीक है। तो ये ना मैं कोई बुजुर्गों के बनाए हुए स्टैंडर्ड 7-8 फार्मूले नहीं लिख रहा, ऐसी बस ये चीजें कहीं ना कहीं कॉस्ट में पड़ी हुई हैं, उनको एक शक्ल में ला रहा हूं बस आपके सामने। यानी मैं आपको पता चीजों की बस तवज्जो दिला रहा हूं इस तरफ। इसी को और शक्ल बनाता हूं उसकी। सेल प्राइस इनटू यूनिट्स सोल्ड के प्रोड्यूस्ड माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये भी ठीक है। इस चैप्टर की कीमती तरीन इक्वेशन में से ये एक है। यानी सीवीपी का बुनियादी ढांचा ये है। और अभी सीवीपी में आपको जो मैं मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट फार्मूले बना के दूंगा, वो भी कहीं ना कहीं इसी से ही डिराइव हुए होंगे। इसको खोला मैंने, टोटल सेल्स यानी प्राइस इंटू यूनिट सोल्ड, टोटल कॉस्ट को वेरिएबल फिक्स में तोड़ लिया, और वेरिएबल यही चीज मैंने यहां लिख दी, ये यहां, और प्रॉफिट। अच्छा, अगर टैक्स भी है क्वेश्चन में कहीं, यानी टैक्स भी होता है बिजनेस के ऊपर, तो ये जो अभी इस वक्त सामने ये प्रॉफिट निकला हुआ है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये चीजें ली हैं, तो ये जो इसमें प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ये वाला जो प्रॉफिट है ना, ये पीबीटी है। कंट्रीब्यूशन सेल में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इसमें भी मैं आपकी अकल पे एक चीज़ अज्यूम कर रहा हूँ, टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यानी ये टोटल चीज़ है, तो वो भी टोटल है।
ये पर यूनिट है तो वो भी पर यूनिट है। इसमें से मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपके लिए नई चीज है, इसमें से कुछ ऐसा नहीं जो पहले नहीं पता। ये भी ठीक है। कंट्रीब्यूशन से प्रॉफिट तक पहुंचना है तो फिर कॉस्ट माइनस कर दें। अच्छा, इसी को कह लें या इसी को कह लें, मैं एक और शक्ल में लिख रहा हूं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट ठीक है। इसी को बस मैंने ऐसे तोड़ दिया, या कह लें कि ये क्या है, ये क्या है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड ना, और माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। बस इस मेहनत से ना मैं आपको बस शायद ये समझा पाऊं कि इनमें से कोई भी रीअरेंज करके शक्लें बन सकती हैं। एक चीज और ये नई होगी आपके लिए, ये पहले नहीं पढ़ी होगी। जीपी रेशो क्या होती है? जीपी रेशो, जीपी मार्जिन, जीपी रेशो, फार्मूला जीपी ओवर सेल्स। कंट्रीब्यूशन रेशो क्या होगी? जीपी रेशो, जीपी ओवर सेल्स, कंट्रीब्यूशन रेशो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल्स। इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी कह सकते हैं, सीएस रेशो भी कहते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। यानी एक बिजनेस 40% कंट्रीब्यूशन कमाता है तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स 40% आ रही होगी, इसको सीएस रेशो कहते हैं। अच्छा, यहां भी एक चीज आपकी अकल से हूं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो डिवाइडेड बाई सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर द ईयर तो डिवाइड बाई टोटल सेल्स फॉर द ईयर। इसी को रीअरेंज कर रहा हूं, इसी को टोटल सेल्स पे सीएस रेशो लगा दें तो आंसर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और ये बस 9 पे कोई ये नहीं कि बुजुर्गों के बनाए फार्मूले पूरे हो गए, बस ये 9 है, कोई इसी तरह की चेंजेस करके और भी बन सकता है चार्ट, लेकिन बस ये काफी है, पिक्चर लानी थी सामने। क्या हुआ? इस चैप्टर को मैंने ना स्ट्रक्चर्ड कोशिश की है बनाने की, तो इस चैप्टर को मैं 4 हिस्सों में बांट रहा हूं ताकि स्ट्रक्चर्ड रहे काम। इस चैप्टर को स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने 4 हिस्सों में बांटा, यानी 4 तरह के मैं क्लासिफाई करूंगा कि ये सवाल होते हैं। एक चीज सिखाऊंगा आपको, उसको कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन ये सबसे मशहूर टेस्टिंग है इस टॉपिक की, और इसके साथ ही कनेक्टेड ही होता है, लेकिन मैं उसको अलग फार्मूला कह के पढ़ाऊंगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका फार्मूला से अलग रह के डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने, वैसे तो कनेक्टेड हैं ये आपस में, लेकिन मैंने इसको अलग ही हेडिंग दे देनी है। फिर एक चीज़ हम पढ़ेंगे, मुख्तलिफ टारगेट सेटिंग करेंगे। मैं टारगेट कॉस्टिंग नहीं कह रहा, वो तो एक अलग खास चैप्टर है, बस हम कुछ भी टारगेट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग
कोई प्राइस सेट कर रहे होंगे, कोई यूनिट्स सेट कर रहे होंगे, तो टारगेट यूनिट्स रख रहे होंगे हम लोग कि अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो बताएं सेल प्राइस क्या रखें, अगर इतना कमाना चाहते हैं तो बताएं यूनिट्स कितने हों। इस तरह की चीजें हम सेट कर रहे होंगे, यानी कुछ मिसिंग फिगर्स फाइंड कर रहे होंगे। तो सवाल में बताया जाएगा कि अगर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, अगर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो सेल प्राइस क्या रखनी पड़ेगी, अगर इतना प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो कॉस्ट कितनी रखनी पड़ेगी। इस तरह की चीजों को मैंने एक अलग कैटेगरी बना दिया। और एक कैटेगरी बना दिया मैंने कि जनरल सा सवाल होगा, सवाल डाटा ही बताएगा क्या करना है, और कुछ एक्शंस का इंपैक्ट पूछा होगा। यानी ये पूछा होगा कि मैनेजमेंट सोच लिया कि क्यों ना ऐसे कर लें, तो बताएं ऐसे करें तो प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको मैं कह देता हूं इंपैक्ट ऑफ वेरियस एक्शंस। ये 4 तरह से मैंने आपको सवालों को बांट के बताया। सबसे पहले करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पढ़ते हैं जी। बिजनेस बजट्स क्यों बनाता होगा? अच्छा चलें, आप अभी अगस्त के महीने में अपने एग्जाम की तैयारी शुरू करेंगे, तो आप एक प्लान बनाएंगे कि ये टॉपिक इतने दिन में इस पे इतने सवाल करने हैं। क्यों बनाएंगे प्लान? क्योंकि अगर प्लान नहीं बनाएंगे ना तो फिर पता नहीं, कोई डायरेक्शन सेट नहीं की होगी अपने लिए। एक प्लान बनाएंगे तो आपको पूरे कोर्स की एक पिक्चर समझ आ रही होगी, इतने दिन इस पे लगाऊंगा, इतने दिन लगाऊंगा, अच्छा ठीक है कोर्स खत्म होता नजर आ रहा है, फिर आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, फिर आप उस पर चलेंगे। अगर प्लान ही नहीं बनाएंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे, फिर लगेगा छोड़ो ऑडिट पढ़ता हूँ, वो बंद कर देंगे, ऑडिट पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर टैक्स याद आना शुरू हो जाएगा, फिर ऑडिट वहीं छोड़ देंगे, फिर टैक्स पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जिंदगी में कुछ भी करने के लिए प्लान जरूरी होता है। बल्कि एक जुमला अक्सर मैं कभी कभी क्लासेस में शेयर कर देता हूँ, मेरे एक उस्ताद ने मुझे बताया था, इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अंग्रेजी में था, समझ नहीं आया। तो बिजनेसेस भी अगले साल का बजट बनाते हैं कि हम अगले साल क्या करेंगे, और वेरियस के चैप्टर में भी बजट हम खेलते रहें। तो बिजनेस साल के शुरू में अगले साल का टारगेट सेट कर लेता है कि बजट क्या होगा, और इस टारगेट में बजट में सेल्स क्या होंगी, प्रोडक्शन कितनी करेंगे, यानी सारा कुछ वो बजट करते हैं। सेल्स टीम को एक टारगेट दिया कि अगले साल हमने 750 मिलियन की सेल्स करनी है, भी बजट है हमारा। अब सेल्स टीम कोशिश शुरू कर देगी। बिजनेस की मैनेजमेंट को भी पता है कि सेल्स टीम से इतनी होनी नहीं है सेल्स, बजट तो दे दिया, लेकिन उनको खुद भी आइडिया है कि इतनी नहीं सेल्स इनसे की जानी, थोड़ी कम भी हो जाए तो चलेंगी, और कम हो जाए तो चलेंगी, और कम हो जाए तो चलेंगी, क्यों नहीं। मैं बात यहीं रोक के ना एक और मिसाल देता हूं। आप एक चल रहे हैं एक पहाड़ी इलाके में कहीं, और उस रास्ते में कहीं पर एंड हो जाना और इधर खाई है। अब जब आप चल रहे हैं तो चलते चलते इधर उधर चाल हो ही जाएगी, कभी इधर डोल जाएंगे, कभी उधर डोल जाएंगे। क्यों जानना जरूरी है कि एंड किधर है? क्योंकि उसके बाद फिर खाई है, तो वो एंड जानना बड़ा जरूरी है। ठीक है, जो सोचा था कि मैं इधर चलूंगा, अगर थोड़ा इधर उधर भी हो गए तो कोई मसला नहीं, लेकिन खाई का एंड पता होना चाहिए, क्योंकि इससे इधर हुए तो गए। तो बिजनेस ने अपने मैनेजमेंट ने अपनी टीम को सेल्स का टारगेट बता दिया, ये बजटेड सेल्स है। मैनेजमेंट को भी पता है कि इतना शायद नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी एक लिमिट जरूर पहचाननी पड़ेगी कि इससे कम हुए तो गिर जाएंगे, बिजनेस गिर जाएगा मतलब लॉस में चला जाएगा। तो वो सेल्स जो आखिरी लिमिट है, इससे कम हुई तो लॉस हो जाएगा, उनको ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। तो ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स हैं कि कम से कम ये होंगी तो लॉस से बचेंगे, इससे कम होंगी तो लॉस में चला जाएगा।
यानी एट ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ब्रेक इवन सेल्स हुई यानी एट ब्रेक इवन सेल्स टोटल प्रॉफिट 0। और इसी की एक और शक्ल जिसे मैं फार्मूले डिराइव करके दूंगा आपको, इनफैक्ट आप ही बताएंगे ज़बानी अभी, इसकी एक और शक्ल टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो 0 तभी होगा। तो ब्रेक इवन सेल्स वो हैं जितनी सेल्स हुई तो प्रॉफिट नहीं है, और एक और तरह से ये उतनी ही सेल्स हैं जिसपे टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। और आपको सवाल पेपर में तो नहीं कहेंगे ग्राफ बनाने को, वैसे जिनको ग्राफ समझ आती हो उनको ग्राफ से बता रहा हूं। ये 0 है, ये प्लस, ये माइनस और ये एक्स एक्सिस पे सेल्स हैं। अगर सेल्स 0 हुई और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट है, अगर सेल्स 0 हुई, कोई सेल नहीं हुई, तो प्रॉफिट भी 0 होगा। है कमाल हो गया। तो कोई सेल ना करें तो प्रॉफिट 0 है, लॉस होगा भाई। क्यों होगा लॉस? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हो रही होगी। तो अगर सेल 0 हुई तो लॉस होगा। ये 0 है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सेल्स होनी शुरू हो गई तो लॉस कम होने लग जाएगा, सेल्स और बढ़ती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी, बिजनेस प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। इतनी सेल हुई प्रॉफिट होगा, और सेल हुई और प्रॉफिट होगा, कम सेल हुई इतना प्रॉफिट होगा। ये ब्रेक इवन सेल है। अच्छा, जिनको ग्राफ समझ आता है, ये एक्स एक्सिस है यानी एक्स एक्सिस पे सेल्स हैं। इतनी इतनी सेल्स हुई, इतनी अंदर अंदर, तो बिजनेस लॉस में जाएगा। इतनी सेल्स हो गई तो ये ब्रेक इवन है, इससे ज्यादा होंगी तो बिजनेस प्रॉफिट में आएगा। ये ब्रेक इवन सेल्स होती हैं। कि इतनी सेल्स के बस लॉस ना हो, इससे ऊपर ज्यादा सेल हुई प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इससे कम हुई तो बिजनेस लॉस में होगा। ये ब्रेक इवन सेल्स है। तो अगर ब्रेक इवन सेल्स पे बिजनेस खड़ा है तो इसका मतलब उसका प्रॉफिट कोई नहीं है। इन अदर वर्ड्स टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। तो बिजनेस को ब्रेक इवन सेल्स कैसे पता चलेंगी? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ब्रेक इवन सेल का फार्मूला बनाते हैं। अच्छा, मैं फार्मूला बना के लिख तो दूंगा ही बोर्ड पे, हाँ, लेकिन आप लोगों को एक काम कह रहा हूं, आप में से जो लोग रिपीटर बैठे हुए हैं वो ना बोलना, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा होगा। जो पहली दफा कॉस्ट पढ़ रहे हैं, जो मैंने अभी पीछे सारे फार्मूले बताए थे, उनमें से किसी में भी गौर करें और बताएं ब्रेक इवन का फार्मूला। यानी अगर हम ब्रेक इवन सेल जानना चाहें, नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ये ब्रेक इवन सेल जो है ना, ये यूनिट्स में भी निकल सकती है और अमाउंट में भी। तो मैं यूनिट्स में पूछ रहा हूं, यानी कितने यूनिट्स कम से कम बेचेंगे तो ब्रेक इवन सेल होगी। उन जो 7-8 फार्मूले लिखे थे, उनमें से किसी पे भी गौर करें और कुछ फार्मूला बना के दें। कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे? कर लें, ट्राई कर लें। मुझे आंसर यूनिट्स में चाहिए, तो उनमें से आप ज़ाहिर है कोई यूनिट्स वाला ही देखेंगे। ये बात दोबारा सुन लें, ब्रेक इवन सेल का मतलब है अगर उतनी ही सेल हुई प्रॉफिट 0 है, या ऐसे कह लें। तो उनमें से कोई भी रिलेशनशिप पे गौर करें, यूनिट्स में आंसर चाहिए, और ब्रेक इवन का फार्मूला क्रिएट करें। क्योंकि अगर आपने उनसे ही ब्रेक इवन का फार्मूला क्रिएट कर लिया, इसका मतलब आप इन रिलेशनशिप को पिक कर गए। सेल माइनस, नहीं समझ नहीं आया, क्या करूं? सेल्स के यूनिट से तो नहीं पता, वही तो पूछा कि कितने यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन होगा, ये पूछ रहा हूं। रिपीटर तो नहीं है, पक्की बात। टोटल फिक्स कॉस्ट कैसे? एक मिनट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट into units sold total fixed cost equal to profit। अच्छा, फिर अगर ये ब्रेक इवन हुआ तो
ठीक है शाबाश, सही, ठीक है जी। ये मैंने एक रिलेशनशिप बनाया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर ये यूनिट सोल्ड ब्रेक इवन हुए, ब्रेक इवन सेल वाली बात आई समझ, कि उतनी सेल्स के बस उतनी हुई तो बिजनेस प्रॉफिट जीरो पे होगा, उससे कम हुई तो लॉस होगा, उससे ज्यादा बेच सके तो प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन सेल के अगर यूनिट्स जानना चाहें कि हम इस साल में कम से कम कितने यूनिट्स बेचेंगे तो जीरो पे पहुंचेंगे, तो ये जीरो, ये मैंने एक रिलेशनशिप लिखा था अभी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू यूनिट सोल्ड माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर ये ब्रेक इवन हुए तो ये जीरो होगा, ये निकालने। तो ब्रेक इवन सेल अगर यूनिट्स में निकालनी हो तो उसका फार्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अकलमंद हैं आप सारे, मैं आपकी अकल पे एक और चीज अज्यूम करता हूं कि अगर हम ब्रेक इवन साल की निकालना चाह रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट साल की, महीने का ब्रेक इवन निकालना चाह रहे हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट महीने की। साल ही होता है वैसे सवालों में। और अगर और अगर ब्रेक इवन सेल अमाउंट में यानी रुपीज में चाहिए हो तो गौर करें हम सब पे, करें करें करें। कर लें सारे गौर कर लें पहले। रुपीज में आंसर चाहिए कि कितने रुपए की सेल्स, यूनिट्स नहीं पता हमें, रुपीज में आंसर चाहिए। पूछता हूँ, मैं तो बेटा बता ही दूंगा, कोशिश किया करे सारे। टोटल फिक्स कॉस्ट, अच्छा चलें अब आप बोले क्या कह रहे थे, बोलो। नहीं आपसे भी पहले वो बोल रहा था। हाँ जी, टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय CS रेशो, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई। फिर तो हमें तो नहीं पता ना ब्रेक इवन सेल कितनी है, जब ब्रेक इवन सेल नहीं पता तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता। आप बोलिए, यानी यही कह रहे हैं ना आप, तो हमें तो पता ही नहीं ना ब्रेक इवन सेल, तो कंट्रीब्यूशन भी नहीं पता। हाँ जी, हाँ टोटल कॉस्ट है, हाँ लेकिन हमें सेल्स नहीं पता तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं पता ना टोटल कितनी होंगी। हाँ ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है आगे। नहीं ना, हमें जब टोटल सेल्स नहीं देखे, हमें जब नहीं पता कितनी चीजें बेचेंगे तो हमें नहीं पता टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, नहीं पता टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। क्या अच्छा, ये मैं आपको हिंट दे दूं, या हिंट तो खैर नहीं, लेकिन पहले ये मुझे एक स्टूडेंट के सवाल से लगा था, शायद ये बात नहीं समझ आ सकी। जिस तरह बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी है कि वो कितना जीपी कमाना चाहते हैं, तो इस तरह बिजनेस की अपनी एक पॉलिसी है कि वो कितना कंट्रीब्यूशन कमाना चाहते हैं। यानी CS रेशो बिजनेस ने अपना खुद तय किया होगा। जैसे बिजनेस तय कर ले कि हमने 25% मार्जिन रखना है, तो बिजनेस ने तय किया है ना, इसी तरह बिजनेस तय कर सकता है कि हमने 50% CS रेशो रखनी है, 30% CS रेशो रखनी है। तो CS रेशो बिजनेस को पता है, बिजनेस को पता है उन्होंने कितनी CS रेशो रखनी है। हाँ जी, अब बोलिए क्या कह रहे हैं। कर दिया, अब यानी टोटल कंट्रीब्यूशन की जगह सेल्स इनटू
अगर ये ब्रेक इवन सेल हुई तो ये टैली करेगी इक्वेशन, तो ये निकालनी है तो डिवाइडेड। तो अगर हम ब्रेक इवन सेल अमाउंट में निकालना चाहें तो यही इसी से निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। दोबारा सुन लें जी। अभी मैंने कहा कि ब्रेक इवन सेल वो होगी जिस पे ये दोनों बराबर हैं। टोटल कंट्रीब्यूशन अभी पहले निकाल के दी थी, सेल्स इनटू CS रेशो। तो अगर ये ब्रेक इवन सेल्स हुई तो ये टोटल फिक्स के बराबर हो जाएंगी। सेल्स पे CS रेशो मल्टीप्लाई कर दें तो वो कंट्रीब्यूशन है। तो अगर वो ब्रेक इवन सेल्स हुई तो जो उन पे कंट्रीब्यूशन आना है वो टोटल फिक्स के बराबर आना है। तो ये ब्रेक इवन सेल निकाल लेंगे ये देखो। अगर ये ब्रेक इवन सेल हो तो उन पे आने वाला टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स के बराबर है। तो इसलिए ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय CS रेशो। अगर आंसर ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में निकालना है तो ये है, अमाउंट में रुपए में निकालना है तो ये फार्मूला है। अच्छा, जो इस पे भी गौर करते होते हैं, एमी मजे के लिए एक बात बता रहा हूं, ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है? रुपीज। ये क्या है? रुपीज पर यूनिट। रुपीज कैंसिल हो गया, ये यूनिट्स। ये क्या है? रुपीज। ये क्या है? ये तो जस्ट एक रेशो है, तो इसलिए आंसर भी रुपीज में आ रहा है। अगर सवाल में दोनों पूछें, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में भी बता दें, अमाउंट में भी बता दें, तो फिर दोनों फार्मूले लगा के टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एक निकाल लिया, अमाउंट तक कैसे पहुंचे? यूनिट्स निकाल लिए, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें। या अगर सवाल में ये वाला फार्मूला लगाना आसान हुआ तो ये फार्मूला लगा लेंगे, ब्रेक इवन अमाउंट में निकल आएगा। यूनिट्स तक कैसे पहुंचे? सेल प्राइस से। तो इस तरह सवाल में अक्सर दोनों मांगे होते हैं, लेकिन ये दोनों फार्मूले लगाने आसान नहीं हो रहे होते। किसी सवाल में आपको ये आसान लगेगा, किसी में ये आसान लगेगा, तो कोई एक निकाल लेंगे और सेल प्राइस यूज करके दूसरे तक पहुंच सकते हैं। ये होती है ब्रेक इवन सेल। इसकी करते हैं प्रैक्टिस। आसान से शुरू करते हैं, फिर लेवल बढ़ाते जाएंगे। लिखिए सवाल, कर ले, नोट कर लें। नोटेड? चले सवाल लिखें जी। पहले बेसिक सा ज़रा हाथ सीधे हो जाए आपके, फिर एग्जाम क्वेश्चन भी देख लेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट 13,500 पर मंथ, 13,500 पर मंथ। सेल प्राइस पर यूनिट 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 30, रिक्वायर्ड है आपसे, चूंकि मैं ये डाटा लिखवा ही दोनों की प्रैक्टिस के लिए रहा हूं, तो आपने दोनों फार्मूले लगाने। आपसे ब्रेक इवन सेल रिक्वायर्ड है फॉर द ईयर, यूनिट्स में भी और रुपीज में भी, ताकि दोनों फार्मूलों की प्रैक्टिस हो आपसे। ब्रेक इवन सेल्स फॉर द ईयर रिक्वायर्ड है, यूनिट्स में भी और रुपीज में भी, यूनिट्स में भी और अमाउंट में भी। जी फॉर द ईयर, ब्रेक इवन सेल फॉर द ईयर कह रहा हूं।
हाँ जी, छोटी सी कैलकुलेशन है। ब्रेक इवन यूनिट्स में 16,200 और अमाउंट में 648,000। सेल प्राइस 40, वेरिएबल कॉस्ट 30, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 10। टोटल फिक्स कॉस्ट साल की 162,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 16,200 यूनिट्स। ये फार्मूला भी कहाँ तक करिएगा? CS रेशो हो गई 25%, C/S 25%, तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय 25%, 648,000। क्या चीज? ये यही लगाया है। अच्छा, मैंने कहा कि आप एक फार्मूला लगा के ब्रेक इवन निकालें, उसको दूसरे ब्रेक इवन में ले जा सकते हैं। जैसे ये ब्रेक इवन निकाला है यूनिट्स में, अमाउंट तक पहुंचना है, ये यूनिट्स हैं, इनटू ये सेल के यूनिट्स निकाल लिए हमने, अमाउंट तक पहुंचना है सेल की, तो इनटू 40 रुपए ना, तो इनटू 40 करोगे तो याद आएगा। इसी तरह से अगर ये फार्मूला लगाना आसान था, इसका आंसर आ गया 6,48,000 रुपए, यूनिट्स तक जाना है, तो डिवाइडेड बाय 40 यही आएगा। ये हो गई ब्रेक इवन सेल की अमाउंट और यूनिट्स का फार्मूला। एक सवाल करते हैं, और सवाल है स्प्रिंग 16 मार्च 2016। बल्कि ठहरे में इससे छोटा सवाल अगर मिल जाए तो मार्च 13। नहीं, पहले से छोटा सवाल कर लेते हैं, ये बड़ा, ये कल कर लेंगे। स्प्रिंग 13 मार्च 2013। अच्छा, ब्रेक इवन सेल यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल अमाउंट, यही है फार्मूले। बस अब एग्जाम प्रैक्टिस पे आता हूं। मार्च 2013, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इस सवाल में मुश्किलें क्या होंगी? ये फिगर मुश्किल कर दी होगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी मुश्किल हो सकती है, उसमें हो सकता है प्रोसेस की कैलकुलेशन भी मिक्स हो जाए। इसी तरह से हो सकता है फिक्स कॉस्ट 4-5 चीज़ें हों, और मजीद मुश्किल करना है, हाई लो मेथड डाला जा सकता है। हाई लो मेथड क्या, कैसे टेस्ट होगा? फिक्स कॉस्ट नहीं दी होंगी तो हाई लो से निकालनी पड़ रही होगी, तो इसलिए इसमें ये मुश्किलें हो सकती हैं। फार्मूला यही है, लेकिन इसमें मुश्किलें ये हो सकती हैं कि इसमें हाई लो मिक्स हो जाएगा, इसमें वो थोड़ी बहुत प्रोसेस की कैलकुलेशन, कहीं लॉसेज हो सकते हैं, वो जो पहले 5 किलो लगता था इतना लॉस होता था, ये चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं। वो फिर अब एग्जाम प्रैक्टिस से ही मैं आपको सिखाता हूँ। क्वेश्चन 6 पर स्प्रिंग 2013 मार्च 2013, क्वेश्चन नंबर 6, ऑल्टर लिमिटेड।
अच्छा, सवाल चूंकि पुराना है ना, तो पुराने सवालों में ना ड्राफ्टिंग की काफ़ी कमियां कोताहियां होती थी, इसलिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं कह रहा हूं आपको कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स दिए हुए हैं, इन तीनों के साथ लिख लें कि ये पर यूनिट लिखा हुआ है ना, ये पर यूनिट ऑफ इनपुट है। टेबल में डायरेक्ट मटेरियल 10 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 2 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपये पर यूनिट, तो इन तीनों के साथ लिख लें यूनिट ऑफ इनपुट, यानी 10 रुपये पर यूनिट ऑफ इनपुट, 2 रुपये पर यूनिट ऑफ इनपुट, 4 रुपये पर यूनिट ऑफ इनपुट, ये इन तीनों के साथ लिख लें। ये ड्राफ्टिंग नहीं है, ये इनको बताना चाहिए था, क्योंकि असल में इन्होंने लिया इनपुट ही हुआ है, लेकिन ये बतानी चाहिए थी बात। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड जो ऊपर टेबल में है, उन तीनों के साथ पर यूनिट ऑफ इनपुट साथ ऐड कर दें। जल्दी जल्दी। अच्छा, अब इसमें है क्या? इसमें आपको एक प्रोडक्ट का डाटा बताया हुआ है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फेब के महीने का, ये टेबल फेब के महीने का है। इसमें सेल्स और मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तो पर यूनिट आ गए। सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल दिए हुए हैं और एक महीने का डाटा है सारा, वो भी फरवरी के महीने का। उसके अलावा इस महीने में कितने यूनिट्स बनाए, कितने बच गए, ये फरवरी का डाटा है। पॉइंट नंबर 1 से पता लग रहा है कि प्रोडक्शन में लॉसेस भी होते हैं, इंस्पेक्शन एंड पे परफॉर्म होती है, 20% लॉस होता है, तो इसमें प्रोडक्शन में लॉसेस भी होते हैं। पॉइंट नंबर 3 से पता चल रहा है कि पिछले महीने सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ और थे, फरवरी में कुछ और हैं, तो क्यों हर महीने सेम नहीं दे रहे? इनमें वेरिएबल भी होंगे, इनमें तो इनके अंदर फिक्स भी हो सकते हैं। तो अब आपको पिछले महीने का बताया ही इसलिए है ताकि हाई लो लगा के सेलिंग एक्सपेंसेस को वेरिएबल और फिक्स में तोड़ें। सीवीपी के अंदर ये बड़ा जरूरी है वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट अलग अलग जानना, क्योंकि सीवीपी में तो रिलेशन ही यही है कि वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट से लिंक है, फिक्स का नहीं है। ये सारे ब्रेक इवन के अंदर हमें फिक्स कॉस्ट चाहिए भाई, तो इस सवाल में तो जरूरी होती है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग जानना। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं फिक्स्ड वेरिएबल होगा, इसलिए इसमें हाई लो मेथड का डाटा दे दिया। तो इसमें एक थोड़ी सी मेहनत ये हाई लो मेथड की है, और 1.1 में वो जो लॉसेज है, बाकी इस सवाल में और कुछ नहीं। तो जनवरी का डाटा दिया है पॉइंट नंबर 3 और 4 में, और मेनली फरवरी का डाटा दिया। और रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि फरवरी ही के लिए ब्रेक इवन सेल बता दें, यूनिट्स में या अमाउंट में। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स इन क्वांटिटी, तो ये फार्मूला लगाना है। अब ये सवाल प्लान हो गया कि हमें ये करना है। अब यहां से नीचे चलते हैं, क्या क्या चाहिए? टोटल फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगली तलाश टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल से ढूंढ के लाके लिखनी है। टोटल फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाएगी, फिर अगली तलाश सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चाहिए ताकि कंट्रीब्यूशन पर, ये सवाल पूरा प्लान हो गया। तो टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए हमें सबसे पहले। सीवीपी की वैसे एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है, इसको बच्चे इतना लिफ्ट नहीं कराते, इसमें सवाल प्लान करना निस्बतन आसान होता है। ब्रेक इवन सेल निकालनी है यूनिट्स में, डायरेक्शन पता है, बस मुश्किलें ये होती हैं कि वो फिगर्स कैलकुलेट करवाने की मुश्किलें सवाल में डाल देती है। डायरेक्शन जनरली इसमें निकल आती है। सीवीपी से 20 का भी आ सकता है। लाजमी नहीं है लेकिन अक्सर आता है, यानी कोई अटेम्प्ट मिस भी है बीच में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से जी लास्ट टाइम था। ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन 6 ब्रेक इवन सेल पूछी है यूनिट्स में, तो उसके लिए चाहिए टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट वर्किंग 1 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वर्किंग 2। टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ के लाते हैं, कहाँ कहाँ है? बड़ी दूर चले गए यार। एक तो एफओएस में भी फिक्स्ड है, कितने हैं? 3.5 पर, और उसके लिए नीचे कहा हुआ है पॉइंट नंबर 2 में कि ये जो ऊपर टेबल में आपको नजर आ रहा है ना फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट, ये असल में हमने यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करके निकाला है। तो मल्टीप्लाई कर लें, हमें तो टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल की फिगर चाहिए होती है, ओरिजिनली टोटल होती है। वो 3.5 उसने खुद बता दिया कि 3.5 कैसे बनाया है, वो उसने बनाया है गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो गुड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितने हैं? ये टेबल की सेकंड लास्ट लाइन,
तो वापस चल लेते हैं, 3.5 को मल्टीप्लाई क्या है 1, तो फिक्स्ड एफ एच हो गए 6125000। और सवाल में कहाँ कहाँ क्या क्या फिक्स कॉस्ट है? सेलिंग एक्सपेंसेस में हो सकते हैं पिछले महीने का डाटा देके चेंज बता के उसने हाई लो लगवाना है, सेलिंग हो सकते हैं। और एडमिन बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड ही होते हैं अगर सवाल में कोई और गाइडेंस ना हो। तो एडमिन है कितने 101, सेलिंग ढूंढ लेते हैं। सेलिंग के लिए हाई लो लगा लेते हैं क्योंकि हाई लो लगाने के लिए 2 कम से कम एक्टिविटी लेवल्स हो। जनवरी में कितने यूनिट्स बेचे थे? बेचे थे, मैंने पूछा है जनवरी में कितने यूनिट्स बेचे थे? 180,000। फरवरी, अच्छा हम किन पे लगा रहे हैं हाई लो मेथड? सेलिंग एक्सपेंसेस पे। तो यूनिट्स कौन से लेने हैं? सोल्ड। फरवरी में कितने यूनिट्स बेचे? 145। कैसे? फरवरी में ओपनिंग तो कोई था नहीं और ऊपर टेबल में प्रोड्यूस्ड भी आ रहे हैं और क्लोजिंग भी आ रहे हैं, तो 145। अब ये हाई है, ये लो है, 2 लेवल आ गए। फरवरी में सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 29। जनवरी में कितने थे? वैसे तो निकाल सकते हैं लेकिन निकाल के करना भी क्या था हमने? डिफरेंस ही लेना था ना, तो वो डिफरेंस ही बता दिया 42,000। पॉइंट नंबर 3, एज कंपेयर टू लास्ट मंथ यानी जनवरी, सेलिंग एक्सपेंसेस इन फरवरी हैव डिक्रीज्ड बाय 42,000। यानी फरवरी के एक्सपेंसेस जनवरी से 42 कम है या जनवरी के एक्सपेंसेस फरवरी से 42 ज्यादा थे, तो वो डिफरेंस ही तो चाहिए था। ठीक है, बता दिया डिफरेंस, इनका डिफरेंस। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट हो गई 42,000 डिवाइडेड बाय 35,000, 1.2। इनमें से ये यही है, इसी में से कर लेते हैं। फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 295,000 माइनस 145,000 इंटू 1.2। 121,000। ये फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट आ गई। एट 3 4, ये टोटल फिक्स कॉस्ट निकल है। तो इस चैप्टर से पहले मैंने हाई लो मेथड इसलिए कराया क्योंकि इसमें अक्सर हाई लो की जरूरत पड़ जाएगी। फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन देख लें, अंग्रेजी पढ़ लें, कोई शक परेशानी अंग्रेजी पढ़ के लग रही है, और खास स्पेशली क्योंकि सवाल में मैंने अभी कहा है इसमें अच्छी बात यही होती है कि इसको प्लान करना निस्बतन आसान है। सवाल की डायरेक्शन ढूंढने में कोई मसला है, किसी को लग रहा है तो पूछें। है याद करा दिया यार, कॉस्ट की एक्स्ट्रा क्लास है जी आज।
कितने बजे? वही 4 बजे रूम 2 में। ठीक है, नोटेड मिटाऊं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। अब चाहिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेल प्राइस तो दी हुई है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है मसला। सेल प्राइस कितनी है? 26। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट का मसला ये है कि वो तो इनपुट के यूनिट्स का बताया ना, ये हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो यूनिट बिकना है उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। यानी हमें कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट चाहिए, और प्रोसेस आ गया बीच में, लॉस होता है, तो इसलिए ये प्रोडक्शन की कॉस्ट पर यूनिट ये निकालनी पड़ेगी। देखें प्रोसेस में ना 20% लॉस हो जाए, 20%। क्योंकि 20% लॉस हो जाता है तो जितने यूनिट्स बनना शुरू होते हैं उतने नहीं बनते हैं, कम बनते हैं। तो आपको खर्चा ये बताया मैं सारा, तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट तो निकाल लें। प्रोसेस कॉस्टिंग के सवालों में जो टोटल फिगर दी होती थी वो अब पर यूनिट करके दी हुई है। यानी ये जो खर्चा है इनपुट का वो हमें अब खुद कैलकुलेट टोटल करना पड़ेगा। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, करके दिखाता हूं। सेलिंग कॉस्ट भी है कोई वेरिएबल, कितनी अभी की थी? 1.2। निकालते हैं जी कंट्रीब्यूशन के लिए प्रोडक्शन की पर यूनिट कॉस्ट। टोटल प्रोडक्शन के लिए खर्चे क्या क्या होते हैं? मटेरियल लगता है कितना? 10 रुपए इंटू कितने यूनिट्स पे काम शुरू, क्वांटिटी स्केड्यूल की अगर शक्ल दिखाऊं तो फेब में बनाए कितने यूनिट्स? 145, 175। आउटपुट प्रोडक्शन ही होती है ना। वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कोई नहीं। ये 20% है। 218 हौसला हौसला। इतने प्रोसेस में इन होते हैं। अच्छा ये मैं ना पहले वेरिएंस में भी ये बात बताई हुई है, इसमें अगर मुझे लगता है तो कंफ्यूज होगा कि इनपुट किलोज में क्यों नहीं लिख रहा, केजीज में। क्योंकि आपको बताया था कि अगर मटेरियल की क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो क्वांटिटी स्केड्यूल हम प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हैं। प्रोडक्ट यूनिट्स में है, मटेरियल किलोज में है। एक यूनिट पे 2 किलो, 5 किलो, पता नहीं 5 किलो लगते हैं, 2 किलो लगते हैं। तो आपको ये प्रोसेस कॉस्टिंग के तो बाद ही किया था, वेरियस में ये बात आके बताई थी कि अगर प्रोडक्ट और मटेरियल की क्वांटिटीज डिफरेंट चीज़ें हैं तो हम लोग ये क्वांटिटीज़ कैजुअल, ईपी, ये प्रोडक्ट के हिसाब से बनाते हैं। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट के यूनिट्स लिखे हैं। ये कैसे निकला, वापस गया हूँ, क्योंकि 20% लॉस होता है तो ये वापस जाके ये बनाया है। तो 10 रुपये इंटू इतना मटेरियल का खर्चा आता है, क्योंकि 10 रुपये पर यूनिट ऑफ इनपुट ना, तो इनपुट के यूनिट
एक 0 और लगा देते हैं। लेबर पे 2, क्या कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है कि 1 यूनिट कितने का बेचते हैं, तो 1 यूनिट बनाते कितना है, तो वो बनाते कितने का है वो निकाल रहा हूं मैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मिक्स हो गया तो हमें ये क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना पड़ा, और आपको ये प्रोसेस कॉस्टिंग में ये फिगर्स दी होती थी। वो जो प्रोसेस कॉस्टिंग में होता है ना, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द मंथ, वो ये दिया होता था। अब वो पर यूनिट ऑफ इनपुट करके दिया हुआ है, तो उसको हम ऐसे खुद बना रहे हैं। लेबर 43 FOH। अच्छा, अगर इस सवाल में वर्क इन प्रोसेस मिक्स हुआ होता तो फिर मैं ईपी बनाता, मटेरियल अलग कन्वर्जन अलग, फिर हम करते ऐसे, है नहीं वर्क इन प्रोसेस। FOH नहीं, वेरिएबल FOH। $875। नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, प्रोसेस कॉस्टिंग होती थी एक चीज, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 5 × 43750 218 बस। अगर क्लोजिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस होता, हम ईपी बनाते, मटेरियल और स्क्रैप वैल्यू को लेके अलग कॉलम कर देते, कन्वर्जन को अलग कॉलम कर देते। है नहीं, इसलिए एक ही पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं। 3, 2, 1। और पर यूनिट के लिए डिवाइड कर दें किससे, 18 पॉइंट, ये चाहिए था जी, बस हो गया, सॉरी। इससे डिवाइड किया है। मैंने कहा कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस होता ना, फिर वो और प्रोसेस की तरह हो जाता है। ईपी बनता, पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल अलग, कन्वर्जन की अलग निकलती। मटेरियल वाले कॉलम में मैं ये वाली फिगर्स दिखता, कन्वर्जन में ये दोनों लिखता, इसको मटेरियल के ईपी से डिवाइड करता है, इसको कन्वर्जन के ईपी से, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में करते थे। क्योंकि वो है नहीं ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस, इसलिए एक ही कॉलम और एक ही पर यूनिट कॉस्ट निकले। ये 18.75 प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है और ये सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन बन गया 6.05। ये चाहिए था, सवाल शुरू हमने यहाँ से किया था 6.05 और आंसर आ गया 138। ये है जी ब्रेक इवन सेल यूनिट्स में। तो ब्रेक इवन सेल का फार्मूला वही है। इस सवाल में मुश्किलें क्या हैं कि वो कॉस्ट कैलकुलेशन के अंदर और इसमें मुश्किलें डाली होती हैं। ठीक है जी, अगली क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। जी जी हाँ जी, बस करते जाएं, चलते जाएं बस। हैं सारे टीचर क्या, तो देखो सारे कह रहे हैं तो सही होगी ना बात फिर।